नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज एक बहुत खास मुद्दा और बहुत खास मेहमान हमारे साथ। मुद्दा है रशिया यूक्रेन विवाद। क्या होने वाला है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आगाज है, या रशिया वैसा कुछ कर ही नहीं रहा है जैसा कि वेस्ट फ्रेम कर रहा है रशिया को लेकर? क्या वाकई में कुछ होने वाला है? रशिया मार्च करने वाला है यूक्रेन में? ब्लैक सी को लेकर क्या कुछ है? ये तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। हम समझेंगे कि इस पूरे विवाद में भारत कहां खड़ा है, भारत के लिए कैसी परेशानी होगी अगर रशिया यूक्रेन आपस में भिड़ जाते हैं और फिर पीछे से अमेरिका और तमाम देश उठ खड़े होते हैं रशिया के खिलाफ। तो इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत दो खास मेहमान हैं हमारे साथ। पहले रियल एडमिरल सुरेश के गिरवाल सर हैं, मॉस्को में 3 साल नेवल अटैचे रहे हैं और एक वास्ट एक्सपीरियंस है। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं अरुण सहगल सर, कमांडर अरुण सहगल, जो 71 वॉर हीरो भी रहे हैं और एक अच्छा खासा एक्सपर्टीज इनके पास नेवल और तमाम इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर है। तो आज बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सर, गिरवाल सर से। सर, अभी के जो हालात हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि आप वहां तैनात रहे हैं, रशिया के नेचर को आप किसी से भी ज्यादा बेहतर तरीके से नजदीकी तौर पर आपने देखा है। अभी के विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? ऋषि जी, मैं ये कहना चाहूंगा, कोई भी विवाद देखने से पहले उसका इतिहास देखना चाहिए। 1950 से पहले आज का जो यूक्रेन है वो था ही नहीं। यूक्रेन काफी छोटा प्रोविंस था। यूक्रेन हिस्टोरिकली कभी भी इतना बड़ा देश नहीं रहा है। और रशिया बहुत बड़ा है। अगर आप यूक्रेन के साइज को रशिया के साइज से कंपेयर करें तो रशिया लगभग 29-30 टाइम उससे बड़ा है। लेकिन यूक्रेन के लिए एक खास जगह रही है रशिया के रूस के इतिहास में। जब कॉन्स्टेंटिनोपल में ऑर्थोडॉक्स चर्च को डिसॉल्व कर दिया, वहां से जाना पड़ा, तो वो वहां से कीव गई थी। पहले कीव है यूक्रेन की राजधानी। वहां के राजा ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट की थी। उसके बाद क्रिश्चियनिटी या ऑर्थोडॉक्स चर्च मॉस्को तक गई है। ये दोनों देश, इनकी जो मेन रशियन जो है या यूक्रेनियन है, स्लैव्स हैं ये, जबकि बाकी वेस्ट यूरोपियन और ये एंग्लो सैक्सन्स है। और वो कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट चर्च फॉलो करते हैं। 10वीं सदी से पहले इनका क्या धर्म था इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 10वीं सदी में क्रिश्चियनिटी इन दो देशों में आई है। हिस्टोरिकली अगर देखें तो यूक्रेन दूसरे महायुद्ध के बाद इतना बड़ा बना था क्योंकि उससे पहले पश्चिमी यूक्रेन और थोड़ा सा उत्तरी यूक्रेन पोलैंड के पास था। ये दूसरे महायुद्ध के बाद मिलाया था रूस ने और उसको यूक्रेन में मिलाया था। जबकि क्रीमिया जो अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो हमेशा से रूस का ही रहा था। रूस ने काफी युद्ध किए थे उसके लिए और 2000 साल तक तो वहां पर ग्रीक रहते थे उसके तट पर। इन सब को कंबाइन किया था रूस ने। और 1950 में ये पश्चिमी यूक्रेन और उत्तरी यूक्रेन मिला करके बड़ा यूक्रेन बनाया। 1954 में जब क्रुश्चेव वहां के राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्रीमिया को, क्योंकि यूक्रेन के नजदीक था, उसको यूक्रेन में मिला दिया, क्योंकि उस टाइम यूक्रेन एक सोवियत यूनियन का रिपब्लिक था। और सबसे बड़ी बात यह इसमें यह थी कि क्रुश्चेव खुद यूक्रेन से थे। उसके बाद ब्रेजनेव भी यूक्रेन से ही थे। अगर आप सोवियत यूनियन का ये लगभग 70-75 साल का इतिहास देखें तो उसमें यूक्रेन को बहुत महत्व मिला था। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी हुआ था, वहां की एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हुआ था। इनफैक्ट अगर देखें तो सोवियत यूनियन में सबसे अच्छा दर्जा यूक्रेनियन का था हर तरह से। यूक्रेन की एडवांटेज है, इट्स अ ग्रेनरी ऑफ द ईस्टर्न यूरोप। इनफैक्ट सारे यूरोप को ये खाना खिला सकती है क्योंकि इसकी काफी फर्टाइल जमीन है और काफी अनाज होता है।
लेकिन रूस ने इसके अंदर इतना, सोवियत यूनियन ने इतना इन्वेस्ट किया था। 1992 91 92 के बाद जो हुआ, उसके बाद सोवियत यूनियन का विभाजन, उसके बाद 7-8 साल रूस को लगे अपने आप को संभालने के लिए। और जब उसने अपने आप को संभाला तो उस टाइम उसका राष्ट्रपति, अभी का जो राष्ट्रपति पुतिन साहब हैं, वो थे व्लादिमीर पुतिन। वो 1991 तक वहां के इंटेलिजेंस एजेंसी में थे। पूर्वी यूरोप में उन्होंने काफी सर्विस की है। उन्होंने सोवियत यूनियन को उस हाइट पर देखा है। उसके बाद सोवियत यूनियन का विभाजन देखा, फिर रूस की दुर्गति देखी पहले 7-8 साल में। उसका क्या हुआ जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में थे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के बाद वो राष्ट्रपति बने। ये एक ऐसे इंसान हैं जो पक्के देशभक्त हैं, जिसको मालूम है उसके देश को क्या चाहिए और उसके देश का क्या दर्जा है इस दुनिया में। दूसरा, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको कोई सरप्राइज नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं, रूस में लोग ये मानते हैं कि ये इलेक्टेड मोनार्क है, ये इलेक्टेड राजा है, इसकी वो इज्जत है। देखो, आदमी के ऑपोजिशन में हर जगह होते हैं, हर लीडर के ऑपोजिशन में होते हैं, लेकिन इसके साथ काफी लोग इसके साथ हैं क्योंकि ये अपने देश के लिए काम करता है। और जब मैंने कहा सोवियत यूनियन के बाद रूस की दुर्गति हुई, एक्चुअली उस टाइम लूटपाट मची हुई थी। लोग जो कुछ भी सरकारी था वो अपना बना रहे थे और देश छोड़कर जा रहे थे। जब ये आए तो उन्होंने ये सब बंद किया और देश को संभाला। उस टाइम तक इंडस्ट्री का काफी बुरा हाल हो चुका था। तो इन्होंने दूसरे देशों के साथ, भारत भी उनमें से एक है, जिनसे कहा कि हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए हमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। हमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, शिप बिल्डिंग, टैंक, सब कुछ, एयरक्राफ्ट, ताकि उनकी इंडस्ट्री, उनके पास जो टेक्निकल नो हाउ था वो जरूरी था। लेकिन सोवियत यूनियन के टाइम में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो पूरी सोवियत यूनियन में था। और क्योंकि यूक्रेन में काफी इंडस्ट्रीज थी, तो ये सब इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती थी। अभी आप इंजीनियरिंग इंजन्स का देखो, एरो इंजन्स वगैरह का, ज्यादातर इंडस्ट्री यूक्रेन में थी, लेकिन एयरक्राफ्ट बनते थे रूस में। तो जब उनका विभाजन हुआ, उसके बाद मुश्किल हुई, उनकी इंडस्ट्री उन्होंने वहां पर सेटअप की, थोड़ी देर लगी और इकोनॉमी टाइम लगा है। लेकिन अभी बीच में जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का और इनका प्राइस, इनके भाव बढ़े, तो रूस की अर्थव्यवस्था ठीक हुई। उसके बाद इन्होंने अपने आप को संभाला है। लेकिन रूस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर चीज अवेलेबल है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स आप देखिए, वो रूस में मिल जाएगा। मैं तो ये कहूंगा कि रूस को भी नहीं मालूम होगा कि उनके पास क्या कहां पर है, हर चीज उनको नहीं मालूम होगी। इतना बड़ा देश है, सब कुछ वहां पर है। लोग वहां के काफी सिंपल हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो उनका ये है कि जो हमारे राजनीतिक हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो देश के लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा। ओके, उनकी ये समझ है। जबकि आप वेस्टर्न यूरोप में देखो तो सभी लोग राजनीतिक हैं और सब गवर्नमेंट को सलाह देने के लिए तैयार है। रूस में ये नहीं है, हर आदमी अपनी ओपिनियन नहीं रखता है, वो अपने आप में मस्त है, अपना काम करते हैं, अपनी जीवनी उनको चाहिए। ये रूस है। और यूक्रेन और रूस, अभी आप देखिए सोवियत यूनियन कहां तक था, सोवियत यूनियन टूट गया जी। उसके बाद धीरे धीरे नेटो ईस्टवर्ड्स बढ़ता रहा, यूरोपियन यूनियन, नेटो बढ़ता रहा। अभी कोई भी देश जो इतना बड़ा देश था, जो एक टाइम कोल्ड वॉर में इक्वल राइवल्स थे, उनको आप कब तक नीचा दिखाएंगे? ये रूस को नीचे दिखाना मुश्किल है, क्योंकि रूस के बिना वेस्टर्न यूरोप में, उनके बिना आप उन पर सैंक्शन लगाइए, अगर सैंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा? जो देश उसके आसपास हैं उनका बराबर का नुकसान होगा, क्योंकि उनको रूस से रॉ मटेरियल चाहिए।
एनर्जी चाहिए। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो उनके लिए महंगाई बढ़ेगी। एक बार तो पुतिन साहब ने आई थिंक 2011 में फेब में जर्मनी में खुल्लम खुल्ला कहा था उनके चांसलर के सामने कि आपको गैस चाहिए हीटिंग के लिए विंटर में, आप गैस नहीं लोगे तो क्या लोगे, क्या लकड़ी लोगे? तो लकड़ी भी हमारे ही जंगलों में मिलेगी। तो ये समझ लीजिए कि आप रूस के अगेंस्ट नहीं हो सकते हो, रूस के साथ मिलकर काम करने में दोनों का फायदा है। और एक तो सर कहावत, अभी का जो आप अपनी बात बढ़ाइएगा, अभी का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया जैसे रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्ट्स है कि 1 लाख के करीब सैनिक तैनात हैं। तो इस तरह की चीज को देखते हैं कि अगर आपको क्या लगता है, चूंकि आप वहां रहे भी, अगर रशिया अगर उस स्तर तक जा चुका है जब वो अपनी सीमाओं पर यूक्रेन के ठीक सामने अगर वो लाखों सैनिक खड़े कर दे रहा है, अपने युद्धपोत भी भेज रहा है, तो इसके बाद अगला क्या हो सकता है? रशिया अपने भी माइंड से आप क्लियर है देखिए कि अब उसे यूक्रेन चाहिए? ऋषि जी, मैं ये कहूंगा कि रूस का जो वहां का भौगोलिक स्थिति जो है, वहां के रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, क्योंकि वहां का मौसम ऐसा है कि पूरी सर्दी में बर्फ पड़ी रहती है, मिट्टी ऐसी है कि आप वहां इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। और देश इतना बड़ा है कि उसको एक जगह से दूसरी जगह फौज भी शिफ्ट करने के लिए सोचना पड़ेगा। आप देखिए कि पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक रेलगाड़ी 7 दिन लेती है। तो वो देश इतना बड़ा है, उसको अपनी चीजें इकट्ठी करने में टाइम लगता है। और आप इसको सरप्राइज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपनी तैयारी करके रखते हैं। तो इसने अपनी तैयारी करके रखी हुई है कि कुछ भी हो मेरे पास फौज भी तैयार है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल हमला कर रहे हैं। ये इनके जो फौजी सीनियर अफसर और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है रशिया की, ये इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं। इनका काफी ऊपर नीचे देखते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार होते हैं, जबकि उनका ओवरऑल फायदा होगा। वरना ये थिएट्रिक्स हैं। वेस्ट भी बोल रहा है कि मैं अपने डिप्लोमेट निकाल रहा हूं, अमेरिका ने बोल दिया डिप्लोमेट्स जी, निकाल रहा हूं, मैं हथियार दे रहा हूं, ड्रो मत, हम आपका नुकसान बहुत होगा अगर आपने ये कुछ किया तो। उनका मीडिया हम देख रहे हैं, हम रशियन मीडिया देखेंगे तो वही बोलेंगे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप हमारे पास आकर के हमें तंग मत कीजिए। उनका यही कहना है। जी फौज उसकी बिल्कुल। इसलिए तैयार है कि कल को कोई भी जरूरत पड़े तो फौज तैयार है। मेरा यही मानना है। वो इस समय पर वो तैयारी में है अगर जरूरत पड़ी तो। वरना जब पहले देखो, कोई भी देश जब सोचता है तो 4 टाइप के हथियार अपनाए, 4 टाइप के माध्यम अपनाए जाते हैं। डिप्लोमेटिक, वो चल रहा है। मिलिट्री, ये रेडी जी, है, दूसरी साइड से रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा होता है इकोनॉमी, इकोनॉमिक सैंक्शंस का थ्रेट मिल रहा है, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं कि अगर सैंक्शन, पहले ही सैंक्शन हैं क्रीमिया के कारण, और सैंक्शन लग गए तो कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल। चौथा होता है इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया दोनों साइड से एक दूसरे को साइक करने की कोशिश कर रहे हैं that एग्जैक्टली। consequences will be very heavy. This is how the international issues start. But डिसीजन लेने से पहले इसी तरह का सिस्टम होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जी, डोमेस्टिक सिस्टम और नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम इस टाइम वेस्ट का अपनी तरफ है, लेकिन रूस अकेला नहीं है, उसकी चीन के साथ काफी अच्छी दोस्ती है। और मुझे ताजुब नहीं होगा कि जो भी एक्शन लेंगे चीन को जरूर बताकर उनको इन्फॉर्म करेंगे। बिल्कुल। सर हम उस पर आएंगे, हमारे साथ अरुण सहगल सर भी हैं। तो अरुण सहगल सर, अभी का जो रिफ्ट है उसको लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं जो अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स हैं। चूंकि गरेवाल सर ने तो कई सारी बातें प्रोसेस में समझाई हैं। अ, आपको लगता है क्या ये कोई मतलब अगर ये वॉर ब्रेकआउट हो जाता है रशिया यूक्रेन के बीच में, डिस्प्यूट बढ़ जाता है, वॉर होता है, तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा सिनेरियो क्रिएट कर देगा? क्योंकि पीछे से अमेरिका खड़ा है, ब्रिटेन भी सपोर्ट कर रहा है, कनाडा जैसे देश हैं,
तो आपको क्या लग रहा है? मेरे विचार में एक इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी हमें सोचना चाहिए। मेरे सीनियर कोलीग एडमिरल ग्रेवाल साहब ने बहुत अच्छी तरह बताया। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूं कि एक तरफ जो नॉर्दर्न रशिया है उसके सारे पोर्ट्स वगैरह विंटर मंथ्स में बंद हो जाते हैं, तो इनका जो ऑल वेदर एरिया है वो ब्लैक सी में है, और ब्लैक सी में इनकी किसी जमाने में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी थी और बहुत पावरफुल फ्लीट भी बेस्ड थी। तो उन दिनों में जब ये यूएसएसआर डिवाइड, इनका विभाजन नहीं हुआ था, तब एक इनका जो क्रीमिया में पोर्ट था सेवास्टोपोल, वो क्लोज सिटी थी। मेरे को याद है कि जब हमारे सीनियर एडमिरल नंदा साहब की जब मैं मेमोइर्स पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि आई वाज ऑनर्ड एंड आई वाज टेकन टू सेवास्टोपोल टू सी एंड फॉर माई सेल्फ कि वो कितनी एडवांस इंडस्ट्री थी उधर, उसमें युद्ध पोत सारे बेस थे। अगर इसको हम देखें तो ब्लैक सी और सी ऑफ एज़ोव और उधर से टर्की के डार्डेनेल स्ट्रेट से रशिया को रूट तो वही मिलता है। उसमें रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया, बहुत उसके बैकग्राउंड भी है, और वो रशिया की तरफ आ गया। और अभी रशिया के और यूक्रेन के साइड में आपको ये देखना चाहिए ज्योग्राफिकली, एक साइड में यूक्रेन का जो बॉर्डर रशिया के साथ लगता है, वहां की पॉपुलेशन इज प्रो रशियन, और दूसरी तरफ यूक्रेन के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ संबंध है, वो लोग उसकी लाइफस्टाइल देखते हैं और वहां पे उनके साथ मिलाव करना चाहते हैं। मगर इसी जमाने में कोल्ड वॉर में एक बाइपोलर वर्ल्ड था, यूएसएसआर और अमेरिका। अब इनका जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ तो उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। सिर्फ अमेरिका अपनी दुनिया को रूल करता था। तो अमेरिका के साथ एक अलायंस है नेटो का, उसमें नेटो कंट्रीज चाहते हैं और अमेरिका उसको प्रमोट कर रहा है कि यूक्रेन नेटो का पार्टनर बन जाए। इसको रशिया के साथ बहुत ही दिक्कत है। वो ये नहीं चाहता कि एक ऐसा मिलिट्री अलायंस उनके बॉर्डर के पास, उनके देश के पास खड़ा हो जाए। तो इसलिए पुतिन साहब अभी सशक्त देश है, उन्होंने क्रीमिया को तो ले लिया अपने फोल्ड में और एनेक्स कर लिया, और वो चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का भाग नहीं बने। नेटो का भाग बन जाएगा तो उसमें कई हथियार उधर पोजीशन कर लिए जाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और उधर से फिर स्लोली रशियन पॉपुलेशन को इफेक्ट होएगा। ग्रेवाल साहब ने बहुत बढ़िया तरह एक्सप्लेन किया है हमारे को। तो इसके लिए एक तरफ तो वो कहते हैं सेबर रैटलिंग हो रही है, दोनों कंट्रीज अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। उसमें छोटे जो देश हैं और यूरोपियन यूनियन के मुल्क हैं, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, थोड़ा सा उसमें अपना भी पक्ष पेश कर रहे हैं। मगर अभी रिसेंटली जो हमने देखा है कि जर्मन एडमिरल ने कहा कि भाई जो मेरा खुद का विचार है, वो जो क्रीमिया की जो भी परिस्थिति है वो खत्म हो गई है। अभी क्रीमिया वापस यूक्रेन में नहीं जाएगा, वो रशिया का भी पार्ट होएगा। अभी जर्मनी चांसलर मर्केल के समय से अपने खुद का हित देख रही थी। एक तरफ तो उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रशिया ने पाइपलाइंस ले करी हैं
नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो यूरोप में एनर्जी लाती है। तो ये इनके हित में है कि ऑल आउट वॉर नहीं होने दें। मगर दूसरी तरफ जब मैं देखता हूं कि अमेरिका में भी बाइडेन साहब उतने स्ट्रांग नहीं है, उनकी ऑपोजिशन भी है, और एक तरफ वॉशिंगटन ने अफगानिस्तान और इराक से विड्रॉ कर लिया है। अब उनकी फौजें क्या करेंगी, कैसी लीडरशिप है, पॉपुलेशन उनके पीछे है। मेरे को नहीं लगता है कि वर्ल्ड वॉर होएगा। रशिया के दोस्त चाइना भी हैं। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि रशिया, चाइना और ईरान नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन में अपना हक जमाने के लिए। तो रशिया और चाइना कम्युनिस्ट कंट्रीज से उनके नेचुरल एफिलिएशन भी हैं। स्ट्रेटेजिकली जो ब्लैक सी है उसका सिग्निफिकेंस बहुत है। यूक्रेन को लाइन में रखने के लिए वो अपने शस्त्र और अपनी फौज को तैनात कर रहे हैं पुतिन साहब। उनको पता है कितना कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। और आजकल और एक और इतने बड़े मुल्क जैसे यूक्रेन को एनेक्स करना थोड़ा आसान नहीं है जब तक पॉपुलेशन आपकी तरफ ना होए। जो क्रीमिया में हुआ था, क्रीमिया में पॉपुलेशन ने रशिया की तरफ अपना मत डाला था। तो इसलिए मेरा तो ये ख्याल है कि वर्ल्ड में भी आजकल कहते हैं एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो ये लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं। वो रशिया अपना पक्ष पेश कर रही है और नेचुरली वो कह रहे हैं मेरे घर के पास आपने सेना, अपने कंट्री में मेरे बॉर्डर के पास काय को यूक्रेन में आप नेटो को बिठाना चाहते हैं। तो ये सब होता रहेगा, मगर क्राइसिस एवर्ट होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस हैज गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और जो लीडर्स हैं बाकी कंट्रीज के, जैसे हमारी देश के लीडर हैं, उनकी आवाज सुनी जाती है आजकल दुनिया में। हमें भी हस्तक्षेप करना चाहिए कि भाई बैठो, क्राइसिस मत क्रिएट करिए और पीसफुली रहें, बाकी सबको इफेक्ट होएगा। बिल्कुल सर। तो सर गिरवाल सर के पास मैं फिर पहुंचूंगा। सर ये बताइए, ब्लैक सी को लेकर जिस तरीके से सर ने बताया कि शुरू से ही एक पॉइंट अच्छा रहा है, क्या ब्लैक सी एक बड़ा कारण आप देखते हैं इस वक्त के कॉन्फ्लिक्ट को भी, कि अमेरिका जैसे देशों की भी नजर है, दूसरे देशों की भी नजर है, वेस्ट की नजर है एक तरीके से ब्लैक सी को लेकर, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है इस कारण से, या क्या कारण है कि ब्लैक सी किस तरीके से रशिया के लिए कितना जरूरी है? मैं ये कहूंगा कि ब्लैक सी में सिर्फ 6 देश की तट की सीमा लगती है, ताकि जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड बेलारूस, नॉट बेलारूस, बल्गेरिया, नॉट बल्गेरिया। इन 6 देशों के सिवाय और कोई तट सीमा वहां नहीं लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोवियत यूनियन के टाइम में सबसे ज्यादा फैसिलिटी रशियन फ्लीट के लिए या सोवियत यूनियन की फ्लीट के लिए सेवास्तोपोल और क्रीमिया में थी। उनके पास इतनी बड़ी फैसिलिटी बाकी रशियन पार्ट में नहीं थी, और उनकी फ्लीट, ब्लैक सी फ्लीट सेवास्तोपोल में ही रही थी। उसके लिए वो पे करते थे 2014 तक, वो अपने एडजस्ट करते थे पेमेंट। तो यूक्रेन से उनके लिए ड्यू होता था, वो उसके अगेंस्ट एडजस्ट करके उनको रेंट देते थे, अपनी लीज पर एक तरह से था। अगर इकोनॉमिकली देखें तो बल्गेरिया, रोमानिया, जॉर्जिया और यूक्रेन के लिए यही आउटलेट है सी रूट से। रशिया के पास काफी है। रशिया की बाल्टिक सी फ्लीट भी होती है, फ्लोटिला, सेवास्तोपोल इसमें कैस्पियन सी में भी है। और रशिया की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि उन्होंने अपने सारे समुद्र नदियों और नहरों के थ्रू आपस में मिला रखे। कैस्पियन सी से जहाज बाल्टिक सी तक जा सकता है, छोटा जहाज, और व्हाइट सी तक जा सकता है, जहां से आगे बेरेंट सी में जाकर के, बेरेंट सी ये साउथ वेस्टर्ली स्ट्रीम के कारण, नॉर्थ वेस्टर्ली स्ट्रीम जो आती है अमेरिका के पास से, बेरेंट सी हमेशा खुला रहता है। सर्दियों में भी खुला रहता है, टेम्परेचर कम रहता है लेकिन सर्दियों में भी वो, इसका मतलब मुरमांस्क हार्बर रशिया का हमेशा खुला रहता है, लेकिन वो बहुत दूर है, वो आर्कटिक के थ्रू आते हैं लगभग। बाकी रशिया ही एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड
आइस ब्रेकर्स हैं, तो किसी भी जहाज को किसी भी पोर्ट से निकाल सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़े तो। आगे आइस ब्रेकर्स आएगा, पीछे पीछे जहाज आ जाएंगे। स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो रशिया वांट्स टू इन अ वे, वो अपने वही स्थान चाहते हैं जो सोवियत यूनियन का इस दुनिया में था। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। यूक्रेन हिस्टोरिकली अगर इसका मीनिंग देखें तो ये बॉर्डर लैंड्स बोलते हैं। यूक्रेन हैज ऑलवेज बीन बॉर्डर स्टेट। उसका कुछ हिस्सा पोलैंड में रहा, कुछ हिस्सा दूसरे देशों में रहा, कुछ हिस्सा रशिया में रहा, फिर सोवियत यूनियन में आया। यही चल रहा है। अभी देखिए नेटो में तीनों बाल्टिक सी स्टेट्स, इस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया चले गए हैं। बाकी जो इनके वार्सो पैक्ट के देश थे वो चले गए हैं यूरोपियन यूनियन और इसमें। अभी अगर यूक्रेन नेटो या यूरोपियन यूनियन में आएगा तो ये डायरेक्टली एक तरह से रशिया के घर के दरवाजे पर ताला लगाने के बराबर होगा कि हम यहां हैं, जो रशिया रूस जैसा देश सहन नहीं करेगा। वो हमेशा से 1992-93 से कह रहा है कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसके लिए यूक्रेन ने साइन किया था, बाद में पीछे हट गए। जॉर्जिया और यूक्रेन ही चाहते हैं यूरोपियन यूनियन और नेटो का पार्ट होना। जो रशिया की एक ही डिमांड है कि नेटो को पूर्व की तरफ बढ़ने से रोकिए और जो भी सोवियत यूनियन के हिस्से थे उन देशों को नेटो में मत मिलाइए, जबकि 3 पहले ही मिल चुके हैं जो द्वितीय महायुद्ध के बाद उनमें मिले थे, बाल्टिक सी स्टेट्स। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। और रूस का जो दूसरी चीज देखें, अगर अभी जो उसकी आर्मी बैठी है, मैंने कहा उनके देश में विंटर में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है फौज के लिए, तो उन्होंने विंटर से पहले अपनी फौज वहां बैठाई है अगर जरूरत पड़ी तो। जी। और दूसरी बात, रूस की हमेशा हिस्टोरिकली स्ट्रेटेजी रही है, अगर कोई दुश्मन आए तो उनके पास समय रहे। रशिया के पास जगह इतनी ज्यादा है कि वो उसको अंदर बुला लेंगे और फिर रशियन विंटर से वो हारेगा और पीछे पीछे ये उनको अच्छी तरह से तबाह कर देंगे। चाहे नेपोलियन हो चाहे हिटलर हो, दोनों को इसी तरह से उन्होंने हराया है। अभी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूक्रेन तो उनका अपना हिस्सा रहा है। मैं नहीं सोचता, क्योंकि यूक्रेन को हमेशा छोटा रशिया मानते हैं, जैसे बेलारूस को सफेद रशिया, ये छोटा रूस और रूस। तो ये दूसरी बात, किसी भी देश में अगर कुछ भी करना है तो उसकी जनसंख्या, जैसे सहगल सर ने कहा, उसकी जनसंख्या जो है तुम्हारे पक्ष में होनी चाहिए। अभी यूक्रेन में उसकी जनसंख्या अभी के राष्ट्रपति के पक्ष में नहीं पूरी, कुछ उसके अगेंस्ट भी हैं, कुछ उसके ऑपोजिशन में भी हैं, जो रूस के प्रति अपना संवेदना रखते हैं। जी। और अगर आप देखें डॉनबास रीजन में 2 प्रोविंस पहले ही उसके अगेंस्ट हो गए हैं, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। और उनमें से जो शहर है दोनेत्स्क वगैरह, वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सिटी है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां पर है। और यूक्रेन की पॉपुलेशन और रूस की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 70% शहरों में रहती है, उनके गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। जी। इनका सबसे बड़ा लगाव यूक्रेन का वेस्ट के साथ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और इनके कारण है, क्योंकि इनकी जो इंडस्ट्री है आजकल सर्विस सेक्टर में काफी अच्छा कर रही है। इनके लोग काफी सॉफ्टवेयर वगैरह में काफी अच्छा काम कर रहे हैं जो वेस्ट को प्रोवाइड करते हैं। और अभी अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो रूस पहला कदम नहीं लेगा यूक्रेन के अंदर जाने के लिए, लेकिन जो इसकी संवेदनशील लोग वहां पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी यह खत्म नहीं होने देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इसी पर सपोर्ट में खड़ा हुआ। हाँ बोलिए। नहीं, हाँ प्लीज। तो एक्चुअली सवाल मेरा था इसी से बड़ा जुड़ा हुआ कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाता है सर, क्योंकि थोड़ा सा ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं, हमें पता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कब जो है वो बढ़ सकती है, घट सकती है, इसका अंदाजा ठीक ठीक लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा हो जाए सर, तो इंडिया पर क्या असर होता वो देखेंगे आप, इंडियन पैसिफिक रीजन पर क्या असर होता वो देखेंगे। अभी अगर देखिए, इसमें अगर नेटो इन्वॉल्व होता है तो उसका इंटरेस्ट कहीं और से हटेगा। अभी नेटो और अमेरिका का खासकर अभी अगर देखें तो उनकी रुचि है इंडो पैसिफिक।
वो नहीं चाहते कि यहां पर चीन उनसे आगे निकल जाए। अगर वो उधर ध्यान देंगे तो उनका ध्यान यहां से हटेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो मैं इसमें शेयर करना चाहता हूं, रूस के अंदर कोई भी डिसीजन लेना प्रेसिडेंट पुतिन के लिए काफी आसान होगा, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं और उनका वो दर्जा है कि वो ले सकते हैं। लेकिन किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए डिसीजन इस तरह का जहां पर फौज कमिट करनी पड़े, उसको अपनी पार्लियामेंट या कांग्रेस से बजट अप्रूव करवाना पड़ता है। वो इतना आसान नहीं होगा। तो उनके लिए कोई भी वो मटेरियल दे सकते हैं प्रेसिडेंशियल पावर्स के अंदर। और जहां पर एक से ज्यादा देश इन्वॉल्व हो, जैसे नेटो, उनमें कंसेंसस डिसीजन लेना काफी मुश्किल होता है, टाइम लगता है। तो इसीलिए अभी अलग अलग देश अपनी बातें कर रहे हैं कि हम ये हो जाएगा अगर वो अंदर गए तो। ये सब एक तरह से बोल रहे हैं, लेकिन एज अ नेटो, एज अ ग्रुप, क्या ये डिसीजन ले पाएंगे? मेरे हिसाब से वो खुद अपनी फौजें यहां नहीं भेजेंगे। वो उसी स्टेज में भेजेंगे जिसमें उनको लगे कि यूक्रेन तबाह हो जाएगा और रूस उसके ऊपर बुरी तरह से हावी हो चुका है। और रूस का राष्ट्रपति एक ऐसा इंसान है जो ये स्टेज वो जब ही करेगा जब वो सोचेगा कि उसके पास वो इतनी जल्दी कर सकता है कि दूसरे साइड को टाइम ही नहीं मिलेगा उसके साथ इंटरफेयर करने के लिए, वरना वो नहीं करेगा। वो सब जानता है। ये दोनों न्यूक्लियर पावर सुपर पावर्स रहे हैं। मेरे हिसाब से वो अपनी तरफ से पहला कदम नहीं उठाएगा। वो रेजिस्टेंस या रिबेल्स को ही सपोर्ट करते रहेंगे। और अपनी फौज जो है उसने अपने बचाव के लिए रखी है एक तरह से, कि अगर जरूरत पड़े तो मेरी फौज नजदीक है, क्योंकि सर्दियों में वो बाहर से लाना काफी मुश्किल। बिल्कुल। सैगल सर, इस पर इंडिया का क्या स्टैंड आप देखते हैं? किस तरीके से इंडिया बिहेव कर सकता है कुछ होता है तो? या इंडिया को लेकर स्टैंड लेना क्या मुश्किल हो जाएगा, चूंकि दूसरे एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रशिया है, चूंकि रशिया हमारा नेचुरल एलाई है। तो कहाँ देखते हैं आप इंडिया को इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच में? आपने बिल्कुल ठीक बोला। और एडमिरल साहब ने भी, हमारी रशिया के साथ बहुत गहरी मित्रता है। जब हमारे को रिक्वायरमेंट थी तो हमारे साथ रशिया ही खड़ा हुआ था। जब लास्ट तो 71 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई थी, तो रशिया वीटो करे जा रहा था जब तक हमने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करके बांग्लादेश नहीं बनाया। उसके बाद ये भी हमें पता लगा कि रशियन मिलिट्री इंडस्ट्री और उनके जो लीडर्स थे वो इंडिया के साथ मित्रता और गहरी करते थे। और मेरे को ये भी पता है कि दूसरी तरफ से यूक्रेन भी ट्राई कर रहा था, मगर उनकी मित्रता हमारे नेबर के साथ थी। तो ये सब एक दफा तो मेरे को पता है, एक मैं मीटिंग में था जब उन्होंने यूक्रेन ने हमारे को ज्यादा पावरफुल टैंक इंजन्स देने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि टैंक हमारे पास रशियंस थे। उसके अलावा जो यूक्रेन करता है वो हमारे पर इतना इफेक्ट नहीं होएगा, क्योंकि जब रशिया ने क्रीमिया को इनेक्स किया था तो यूनाइटेड नेशंस में हमने भी अपनी मित्रता दिखाई थी और हमने रशिया को ही सपोर्ट किया था। अभी रशिया और चाइना वर्ल्ड पावर्स है, दूसरी तरफ अमेरिका है। हम नॉन अलाइंड देश हैं, हमारे को नेचुरल एफिनिटी और हमारे नेचुरल एलाइज बड़े बड़े देश हैं, तो हम उनके साथ ही रहेंगे। हम रशिया के साथ रहेंगे, अमेरिका के साथ क्वाड और ये सब चलता रहेगा। चाइना को कंटेन करने के लिए भी इंडो पैसिफिक में भी हमें रशिया की मित्रता जरूरी है। तो मेरे को नहीं लगता कि हम वेस्ट का और नेटो का समर्थन करेंगे वो रशिया के अगेंस्ट जब जाए यूक्रेन के पक्ष में। तो ये तो मेरा विचार है कि इंडिया को इसमें सिर्फ ये रोल करना चाहिए कि
एंगेज इन डिप्लोमेसी, बात करिए और लड़ाई झगड़ा नहीं होने दीजिए। इंडो पैसिफिक में हम सेफ हैं क्योंकि हमारे एलाइज सब हमारे साथी हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ग्रेवाल सर, चूंकि बार बार ग्लोबल पावर की बात होती है, आपने मतलब आप रशिया को आपने देखा है बहुत करीब से, आपने एक लंबा वक्त आपने बिताया फोर्सेस के साथ, आपने कई और देश के बिहेवियर्स भी बहुत करीबी से ऑब्जर्व किए होंगे, सहगल सर ने भी। तो ग्लोबल पावर बनने के लिए सर भारत को क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसा कुछ भारत करे जिससे भारत का जो राइज है वो ग्लोबल पावर के तौर पर हो? तो पहले गिरवाल सर आपका जवाब। अब एक्चुअली ग्लोबल पावर करने के लिए पहले तो सरकार को ये या देश को ये निश्चय करना पड़ेगा कि हम ये बनना चाहते हैं और आपका मकसद क्या है। अगर आपका मकसद है दूसरों के ऊपर पावर करना, तो ग्लोबल पावर कैन बी मिलिट्री पावर, ग्लोबल पावर कैन बी इकोनॉमिक ग्लोबल पावर, global power can be soft power, global power can be your intellectual power. Intellectually Indians are respected in हर पूरे अमेरिका में। I means intelligent, I means India. किसी भी हमारे प्रोफेशनल को आप अमेरिका में देखोगे, मैंने 1 साल का कोर्स किया है वहां पर अमेरिका में, नेवल वॉर कॉलेज में, तो मैंने उनका सिस्टम भी पढ़ा हुआ है। और रूस में मैंने 4.5 साल के करीब बिताए, मैंने उनको भी करीब से देखा है। जहां तक मैं कह सकता हूं, इस ग्लोबल पावर बनने के लिए हिंदुस्तान को काफी और भारत को काफी देर इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए पहले अपना देश ऐसा संगठित होना चाहिए कि जो हम डिसीजन लें उसके वो लोग हमारे साथ हैं। फिर हमारे लोग इतने समृद्धशाली हों कि हम उससे पैसा बचा करके मिलिट्री में लगा सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, कोई 1-2 टाइम जो हमारे रिकॉर्डेड इतिहास से भी निकाल दिया गया है, जैसे राजा भोज के टाइम वगैरह पर ही बाहर निकले थे जब हमारे बॉर्डर काफी एक्सपैंड हुए थे। नहीं तो पिछले 2-3 हजार साल में भारत के बॉर्डर अफगानिस्तान से हटकर इधर हिंदू कुश में आए, हिंदू कुश से और पीछे हट गए। अभी ये हुआ है, तो भारत आगे बढ़ा नहीं। लेकिन हमारी सॉफ्ट पावर, हमेशा लोगों ने इंडियन कल्चर की इज्जत की है, लोगों ने सनातन धर्म आज तक लोग फॉलो करते हैं, हमारी विचारधारा को लोग फॉलो करते हैं। 2 बड़े साम्राज्य हुए हैं इधर मजापहित और इसमें इंडोनेशिया और मलेशिया में, लेकिन इंडियंस ने उन पर कंट्रोल नहीं जताया। वहां के जो लोग इंडियंस वहां थे वही वहां राज करते थे। तो ग्लोबल पावर, इंडिया एज अ मिलिट्री पावर, आई डोंट थिंक, बट रीजनली वी वांट टू, हमें भी अपनी जगह चाहिए, हमें अपनी इज्जत चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं दे और हमारे काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करे। यही हमारी अभी तक तो यही विचारधारा रही है और मुझे नहीं लगता है कि भारत कभी भी मिलिट्री सुपर पावर बनना चाहेगा। ये एक्चुअली में वेस्ट ऑफ पावर मनी। जहां तक मेरी, आप इतनी इज्जत कमाओ कि लोग आपकी तरफ वैसे ही देखें कि आप में गुण हैं और आपको फॉलो करें। फॉलो तो फाइनली सॉफ्ट पावर को करते हैं, मिलिट्री पावर सिर्फ डर बैठाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि अभी मेरे नेवी छोड़े काफी टाइम हो गया, मगर मैंने हमारे जो इंडिजिनस शिप बिल्डिंग और बाकी कैपेबिलिटी है उसको बढ़ता बहुत देखा है। मैं तो मैज़गॉन डॉक में 9 महीने था जब हमारा युद्ध पोत बन रहा था और देखा कैसे हमने उसको इम्प्रूव किया ओरिजिनल डिजाइन को, और अब वो पूरे इंडियन ओशन में घूम रहे हैं, दुनिया में घूम रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आत्मनिर्भर की, उससे देश सशक्त बनेगा और इंटरनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे एडमिरल साहब ने बोला, पहले हमें रीजनल पावर बनना है क्योंकि हमारे आसपास जो देश हैं उनको बड़े भाई की जरूरत है। हमारे पास इकोनॉमिक पावर है, सॉफ्ट पावर है, और उनकी रक्षा करने के लिए चाहे डिजास्टर होए या
कोई कू हुए, मॉल्डिव्स में हुआ था, और ऐसे तो हमारे एम्स तो सेल्फ प्रेजर्वेशन के भी हैं, और सबको एक साथ लेने के लिए तो प्राइम मिनिस्टर की जैसे विजन है सागर की, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। ये बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है, और हमारे को अपनी जगह ग्लोबल पावर्स में मिल जाएगी। हमें बिल्कुल दुनिया का राजा बनने की जरूरत नहीं है, ना हमारी सभ्यता इसकी तरफ जाती है। हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे। बिल्कुल। तो मैं चूंकि हमने रशिया पर बात करी, रशिया यूक्रेन विवाद पर, ये काफी दिलचस्प बातचीत रही। मुझे लगता है कि जब हमारे दर्शक भी इस बातचीत को देखेंगे तो उनका एक बड़ा नजरिया उनको दिखाई देगा, ना सिर्फ वेस्ट की रिपोर्टिंग के अलावा एक्चुअल में वहां की जो स्थिति है उसके बारे में भी, जिस तरीके से रियर एडमिरल साहब ने हमें समझाया और उन सहगल सर ने बताया, तो ये काफी दिलचस्प रहेगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो भी अब ये बातचीत देखेंगे। जब और उन्हें हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत के जरिए ये समझ में आया होगा कि वाकई में वहां क्या चल रहा है और आने वाले वक्त में वहां क्या कुछ घट सकता है। तो रियल एडमिरल साहब सुरेश के अग्रवाल जी और कमांडर अरुण सहगल सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया भारत तक के लिए खास वक्त निकालने के लिए। और मैं आप लोगों से ये वादा भी लेना चाहूंगा कि आगे भी आप लोग भारत तक के लिए वक्त निकालेंगे और इस तरीके की जटिल मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे। जरूर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।